सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर वाराणसी पुलिस कमर कस चुकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन का कार्य शनिवार को होना है, जिसको लेकर कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी ने कमर कस ली है, जिसको देखते हुए डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर ने सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए जिला राइफल क्लब में मैं फोर्स भ्रमण किया। जिला पंचायत अध्यक्ष का नामांकन कल होना है, जिसके बाद 30 तारीख को पर्चा वापसी का प्रस्तावित भिन्न है, जिसको देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। वहीं किसी भी जुलूस को रोकने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने कमर कस ली है और स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। नामांकन के लिए सिर्फ एक लोग प्रस्तावक के तौर एक लोग ही अंदर जाएंगे और कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से अनुपालन कराया जाएगा। जनपद वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल होनी है, तो और उसका जो स्थल है वो कलेक्ट्रेट में राइफल क्लब है, तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और उसकी बैरिकेडिंग और उसकी कैसे सुरक्षा व्यवस्था करनी है, कहाँ ड्यूटी लगानी है, हम उसको करवा रहे हैं। सर कहाँ तक मतलब जो जुलूस निकलेगी या कुछ? देखिए, जुलूस तो प्रतिबंधित है और जो राज्य निर्वाचन आयोग और साथ ही साथ जो अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जो आदरणीय सीपी सर के जो आदेश हैं उस हिसाब से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। किसी भी तरह का जुलूस निकालना पूरी तरह से बैन है। सर कहाँ से जुलूस ये जैसे कल जैसे मेहता से है, तो कहाँ कितने लोगों को एंट्री है अंदर? केवल एक ही उनके साथ जाएंगे समर्थक, एक ही समर्थक जाना है और 100 मीटर के दायरे में कोई भी गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। प्रदेश कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा, काम के बल पर हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन शुक्रवार को वाराणसी में थे। उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही कई लाभार्थियों को सर्टिफिकेट भी बांटे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 2022 चुनाव प्लान पर भी चर्चा की। बीजेपी इस बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने कामों के बल पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने प्रियंका और राहुल गांधी पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई बहन किसी आपदा के समय दिखाई नहीं देते, कि सिर्फ ट्विटर पर राजनीति करते हैं। ट्विटर की राजनीति से बाहर निकले तब तो इन्हें कुछ अच्छे काम दिखाई देंगे। फिलहाल बीजेपी अच्छे काम कर रही है और यह अच्छे काम विपक्ष को दिख नहीं रहे हैं। पिछले चुनाव में कौन सा चेहरा था? चेहरे पे चुनाव में लड़ेंगे, अपने कामों पे लड़ेंगे। वो भाई बहन किसी भी आपदा के समय कहीं नजर आते हैं? सिवाय ट्वीट करना और प्रतिक्रिया करना, उसके अलावा कभी कोई रचनात्मक कार्य उन्होंने या उनकी पार्टी ने किया? जनता के पास वो क्या मुंह लेके जाएंगे? आज प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको आवास मिल रहा है, आज सबको शौचालय मिल रहा है, आज सबको बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही है वो किस मुंह से जनता के पास? जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने डीआरएम को पत्रक सौंपा। वाराणसी में जन समस्याओं को लेकर आज शुक्रवार की कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम से मुलाकात कर उन्हें जन समस्याओं को लेकर पत्रक देने के लिए लहरतारा स्थित डीआरएम ऑफिस पहुंचा। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष की अगुवाई में पहुंचे कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल ने जन समस्याओं को लेकर डीआरएम को पत्रक सौंपा। इस दौरान कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि ककरमत्ता अंडरपास और गेट नंबर 3 व 4 मिल लोगों के आवागमन को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे हजारों परिवार प्रतिदिन प्रभावित होते हैं। इन्हीं की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीआरएम से मिलकर पत्रक सौंपा और उन्हें जन समस्या के बारे में अवगत कराया। इस बारे में डीआरएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कार्यवाही करते हुए लोगों की जन समस्या को दूर किया जाएगा। महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पिछले कुछ दिन पहले हम लोगों ने ककरमत्ता जो बंद हो गया था उसके अंडरपास के लिए हम लोगों ने बोला था, उसके संदर्भ में वार्ता हुई और गेट नंबर 4 और 5 लहरतारा है इसके सड़क निर्माण को लेकर के हम लोग बात की, जिसपे एक विभाग द्वारा मांग को जायज़ ठहराते हुए विभागीय कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उस रोड की मरम्मत करा करके आम लोगों के सुविधा के लिए उसका उपयोग करने के लिए। मुस्लिम महिला फाउंडेशन द्वारा पाकिस्तान का पुतला फूंका गया और पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई जमीन को खाली कराने की चेतावनी दी गई। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, वैसे ही कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की वकालत करते हुए भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की सलाह दी। महबूबा के
बयान पर सामाजिक संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई और काशी में नाराज सामाजिक संगठनों की कमान संभाली मुस्लिम महिला फाउंडेशन के नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने। मुस्लिम महिला फाउंडेशन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एवं विशाल भारत संस्थान ने संयुक्त रूप से लम्ही के इंद्रेश नगर में सुभाष भवन के सामने पाकिस्तान का पुतला फूका। नाराज सामाजिक संगठन के नेता नाजनीन अंसारी ने अपने हाथों से पाकिस्तान के पुतले में आग लगाई, ड्रम, ताशा और बिगुल बजाकर पाकिस्तान को चेतावनी दी। शीघ्र ही भारत की कब्जाई जमीन खाली करो, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अनाधिकृत कश्मीर को विश्व समुदाय मुक्त कराने में भारत की मदद करे। इस कार्यक्रम में अब्दुल सलाम, अब्दुल हकीम, मुश्ताक अहमद, अनीस अहमद, नगीना बेगम, नाजमा, नजमा परवीन, राशिद भारतवंशी, तबरेज भारतवंशी, ताजिम भारतवंशी, रोजा भारतवंशी, शाहिद, अफसर बाबा आदि लोगों ने भाग लिया। कि अधिकृत में जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं, एक एक इंच वो तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द वापस करें, नहीं तो आप हिंदुस्तान के मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप बात मत करिए, आप आक्रमण करिए, अपनी ज़मीन वापस लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। बनारस से 5000 के लगभग मुसलमान साइन करके संयुक्त राष्ट्र को भेजेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव बनाए कि हमारे देश की जो ज़मीन कब्जा किया हो उसको तुरंत खाली करें। मीलों पैदल चलकर 85 वर्ष का बुजुर्ग बर्तन बेचकर परिवार का भरण पोषण करता है। पिंडरा के तहसील क्षेत्र में गुजरे जमाने के गीत, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए को चरितार्थ करने का समय आ गया है, जिसे गीतकार प्रदीप ने लिखा था। आज वैसी कहानी बयां करता फूलपुर का ठठेरा। जी हाँ, कहते हैं कि दुनिया में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। कई लोग तो इतने संपन्न होते हैं कि उनके घर में बना हुआ खाना कचरे में फेंक दिया जाता है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। लोग रोजगार पाने और परिवार चलाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, उन्हें हर वो काम करना पड़ता है जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते भी नहीं होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग परिवार का भरण पोषण करने के लिए कुछ कर जाते हैं, कुछ तो भीख भी मांग लेते हैं। इसके बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने स्वाभिमान से किसी तरह का समझौता नहीं करते। वो भीख ना मांगकर सड़कों पर सामान बेचकर रोजी रोटी कमाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताएंगे जिनकी उम्र और स्वास्थ्य दोनों ही इसकी इजाज़त नहीं देते। बावजूद इसके वो अपने परिवार को पालने के लिए कितना कष्ट झेल रहे हैं, ये अपने आप में बेहद ही हैरान कर देने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसे आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बावजूद इसके वो मीलों पैदल चलकर इस बुढ़ापे में बर्तन बेचकर अपने परिवार को चलाते हैं। इनके हौसले, हिम्मत और जज्बे को लाखों लोग सलाम कर रहे हैं। ये शख्स पिंडरा तहसील के फूलपुर बाजार के ब्रिजमोहन हैं, जिनकी उम्र करीब 85 साल है। वो पिछले काफ़ी समय से बर्तन बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। हैरत की बात है, उन्हें रात में ठीक से दिखाई भी नहीं देता, मगर मजबूरी है कि वो इस रोजगार को छोड़ भी नहीं सकते। वो वाराणसी के फूलपुर बाजार के रहने वाले हैं। कुछ नहीं साहब, सरकार से और कुछ काम मिलत बा ना, पेंशन वेंशन कुछ नहीं साहब, आवास उवास कुछ नहीं मिला साहब, खाली वही में सीरत है। आप अपना गुजारा कैसे करते हैं? वह देखा ही है, साइकिल लेके घसीटा थैला धीरे धीरे। बर्तन बेच के गुजारा करते हैं? हाँ, जब पैरों को नहीं बात तो वह घसीटा भाई था। और आप साइकिल का ये भी टूटा है आपके? हाँ हाँ भाई, क्या करा, वो जो वही में लेके लथर पत्थर चले थे। ब्रिजमोहन बताते हैं कि बर्तन के काम में भी उन्हें अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुपरमार्केट के ज़माने में लोग अपने से ही फ़ोन पर सामान लेते हैं। ऐसे में बर्तन की बिक्री में बहुत प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्ष वो बर्तन बेचकर कुछ रुपए जमा कर लेते थे, मगर अब उनका धंधा इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है कि वो मात्र 200 रुपये तक ही कमा पाते हैं, जिससे उनके घर का खर्च बहुत मुश्किल से ही चल पाता है। ब्रिजमोहन 50 साल पहले से ही बर्तन बेचने का काम कर रहे हैं। हालांकि
कोरोना काल में उन्होंने बर्तन के काम को बढ़ते और कम होते हुए भी देखा है। कोरोना काल में उनके पास कोई काम नहीं था, बर्तन का काम भी लगभग बंद हो गया था। तब उन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। इसके बावजूद भी वो अपना हौसला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वे कहते हैं वो अपने आखिरी दम तक काम करके पैसा कमाएंगे। बृजमोहन की ये कहानी बेहद ही दुखदाई है। आपको बता दें कि बृजमोहन को भगवान ने 6 पुत्री दी है, जिनमें 5 पुत्रियों का शादी विवाह हो चुका है। अभी एक पुत्री का विवाह करना बाकी है। उनकी छोटी बेटी दिव्यांग है। उनका ये भी कहना है कि सरकार के किसी योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिलता है और उन्हें बर्तन बेचकर ही गुजारा करना पड़ता है। और उनकी बाकी लड़कियां जो ससुराल में हैं, वो भी इनका सुध लेने नहीं आती हैं। सहयोग करे तो पैसा दे, ब्याह शादी करे, विकलांग भैयो हो। अच्छा, लड़की दिव्यांग है? विकलांग है। अच्छा, रसुल्ला शादी उदी को देख बा, जब हमें आदमी जब लौटी है तब न मिली। अच्छा, लड़की के जो दामाद हैं वो सेवा नहीं करते हैं? अरे बप्पा कुछ नहीं भाई, अपने आई मरा चाहिए। तो आप कहीं इसकी शिकायत नहीं की कि हम बुजुर्ग हैं, हमको भी गवर्नमेंट का कुछ लाभ मिले? नहीं साहब, क्यों न सुने वाला। सिटी वाराणसी लाइव में वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के शोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। लोक समिति और आशा ट्रस्ट संस्था ने 60 दिहाड़ी मजदूर परिवार को राहत सामग्री बांटी। कोरोना महामारी के चलते दिहाड़ी मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के बहुत सारे दिहाड़ी और प्रवासी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए सामाजिक संस्था लोक समिति और आशा ट्रस्ट कुछ अन्य संस्थाओं के सहयोग से मदद के लिए सामने आए हैं। शुक्रवार को आदर्श ग्राम नागेपुर स्थित लोक समिति कार्यालय में क्रिप्टो रिलीफ इंडिया के सहयोग से 60 जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। जरूरतमंदों को दैनिक जीवन यापन की जरूरत की चीजें वितरित की गई। साथ ही साथ मास्क का वितरण भी किया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक भी किया गया तथा नियमित मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समय से कोरोना का टीका लगाने के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर नंदलाल मास्टर, राम बच्चन, शिव कुमार, पंचमुखी, श्याम सुंदर, अमित, सोनी, मंजीता, सीमा, अनीता, आशा, सुनील एवं अन्य वॉलंटियर मौजूद रहे। रिलीफ इंडिया के तरफ से कुछ राहत सामग्री जो गांव के बेहद कमज़ोर, गरीब जैसे विधवा, विकलांग, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको राहत सामग्री दी जा रही है। क्रिस्पो रिलीफ इंडिया के द्वारा जो एक ख़ास तौर से जो राहत सामग्री तैयार की गई है, जिसमें चावल है, आटा है, दाल है, चीनी है, सोयाबीन है, चाय है, नमक है, मसाला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये गरीबों के लिए एक राहत का काम करेंगे और इसके साथ ही साथ हम गांव के लोगों को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगातार पहनें और साथ ही साथ वैक्सीन जो है लगाने के लिए सब लोगों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। आचार्य डॉक्टर मधुराज वास्तुगुरु को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सम्मानित किया। पीएम के संसदीय क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ पद्मश्री, पद्म विभूषण और विश्व स्तर के सम्मान पाने वाले की एक लंबी श्रृंखला है।
उसी कड़ी में नगर के हबीबपुरा चेतगंज निवासी आचार्य डॉक्टर मधुराज वास्तु गुरु को वास्तु एनर्जी व ऑरा एक्सपर्ट की उपाधि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से प्रदान की गई। हालांकि कोरोना महामारी के चलते ये सम्मान उन्हें मंच के द्वारा सार्वजनिक रूप से नहीं मिल सका, बल्कि ऑनलाइन उनके पास पहुंचा है। काशी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ये सम्मान काशी निवासी को मिला है। यश सम्मान पूर्व में कई राजनीतिक व फिल्मी हस्तियों को भी इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। मर्चेंट नेवी में पायलट के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले डॉक्टर मधुराज ने बताया कि उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय एवं श्रीलंका विश्वविद्यालय से एनर्जी वास्तु में PhD की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। इसके अलावा मॉरिशस में एरोमाथेरेपी, साउथ अफ्रीका में पैरानॉर्मल एक्टिविटी एवं मिस्र में एनर्जी वास्तु का अध्ययन किया। पिछले 18 वर्षों से वास्तुशास्त्र के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। मूलतः बनारस के रहने वाले डॉक्टर मधुराज की ख्याति को देखते हुए देश के अलावा विदेशों से भी लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श लेते हैं। काशी के लिए पहली बार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई तैयार हुआ, वो भी धर्म पे, वास्तुशास्त्र और ऑरा पे। अभी तक जो भी रिकॉर्ड तैयार हुई है स्पोर्ट्स पे या संगीत पे, हर चीज़ों पे, मगर वास्तुशास्त्र ऑरा पे वर्ल्ड में पहला रिकॉर्ड तैयार हुआ। और ये मुझे मिला है नागा साधु का, जो कुंभ मेला में नागा साधु लोग आए थे, उन लोगों का मैंने ऑरा चेक किया था और उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले वहाँ पे आए थे और उन्होंने मेरा चयन किया और ज्यूरी ने अभी चयन करते हुए लंदन ऑफिस से फिर रिकॉर्ड आया है। बहुत बहुत खुशी हुआ। सब बाबा की कृपा है कि आगे बढ़ते रहें। दिल तो बहुत दूना हुआ है। इनके पिताजी रहते तो आज बहुत खुशी महसूस करते। तो आज बेटे को मिठाई वगैरह खिलाई है? बिल्कुल। भगवान से क्या प्रार्थना करते? बस भगवान से प्रार्थना करते इसी तरह आगे बढ़ते रहें, देश की सेवा करें, सबका भला हो। भारत विकास परिषद ने एनीमिया ग्रसित बच्चों में पोषक आहार का वितरण किया। वाराणसी भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश के जन्मदिन के अवसर पर परिषद के लोगों ने आज शुक्रवार को वाराणसी के लहरतारा बौलिया स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर एनीमिया से सीकर बच्चों की जांच कर उनको पोषण युक्त आहार प्रदान किया, जिसमें चना, गुड़, केला, आम एवं आयरन की कमी को दूर करने के लिए लोहे की कढ़ाई भी दी गई। परिषद के पदाधिकारी राकेश गुप्ता के अनुसार ये कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध क्रम से चलता रहेगा। हम लोग वाराणसी में उन गरीब बच्चों को खोज कर जांच करते हैं, उन्हें पोषण युक्त सामग्री वितरित करते हैं। भारत विकास परिषद के संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रसाद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एनीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए फल का वितरण, आयरन की गोलियाँ, चना, गुड़, कढ़ाई, इन सब चीज़ों का वितरण किया जा रहा है और ये कार्यक्रम एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से रेगुलर चलता रहे। कबीरचौरा अस्पताल में चल रहे वैक्सीन शिविर में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। कबीरचौरा अस्पताल में लग रहे वैक्सीन शिविर में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ हो रही है। इस भीड़ में नवयुवकों के साथ साथ बुजुर्ग की भी बराबर की भागीदारी हो रही है। लेकिन इस भीड़ में कोविड-19 के गाइडलाइन का कितना पालन हो रहा है वह आप भी यहाँ की भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और यहाँ ड्यूटी पर तैनात गार्ड सहित अन्य कर्मियों का सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति कोई ध्यान नहीं है। जिलाधिकारी व सीएमओ के चेतावनी के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही अस्पताल कर्मियों द्वारा कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। लापरवाही का अगर यही हाल रहा तो भगवान ही मालिक है इन वैक्सीन लगवाने वालों का, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। स्लॉट बुक करके आ रहे हैं। स्लॉट बुक का मतलब है कि जो महिला स्पेशल में आ रहे हैं और जो अभिभावक स्पेशल में आ रहे हैं उन लोगों को लग रहा है और अभी तक 110 लोगों को हम लोग लगा चुके हैं। कितने लोगों का लक्ष्य में चल रहा है? 100 लोगों का है महिला स्पेशल में और 100 लोगों का अभिभावक स्पेशल में है। तो कब तक ये चलता रहेगा इस तरह का? ये 4 बजे तक लोग धीरे धीरे आते रहते हैं और 4 बजे तक, क्योंकि स्लॉट बुक है तो उनको आना ही है, तो इस वजह से वो 4 बजे तक आते रहते हैं और तब तक हम लोग लगाते रहते हैं। तो पहले से लोग कम आ रहे हैं या लगातार ये बढ़ रहा है? नहीं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार लोग आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे स्लॉट जब खुलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम लोग बुक कर पाएँ,
तो ऐसा भी हो रहा है कि ऑन द स्पॉट आ रहे हैं, अगर स्लॉट खाली रह रहा है तो उनको वापस नहीं किया जा रहा है, उनको तुरंत वहीं पे बुक करके तुरंत लगा दिया। संत कबीर के 623वें जयंती समारोह का प्राकृतिक स्थली लहरतारा पे भव्य आयोजन किया गया। कबीर साहिब जी के 623वें जयंती कबीर प्राकृतिक स्थली में महंत गोविंददास शास्त्री जी के सानिध्य में बड़े धूमधाम से मनाया गया। मठ के महंत ने पधारे हुए अतिथियों को कबीर साहिब जी चित्र एवं प्राचीन मंदिर स्मृति चिन्ह प्रदान किए और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश मंत्री मीणा चौबे जी, विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष कन्हैया सिंह जी, अमर अमरकंटक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरेराम पांडे, हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष अमरीश सिंह भोला जी, गौरव शुक्ला वेद, अखिलेश सांजी, गंगा यमुना कल्चर सेंटर, प्राचीन कला केंद्र तथा सांगीतिका फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर अश्विनी शर्मा के कार्यक्रम संचालन किए, जिसमें गौरव एवं नैना मिश्रा, आलोक पांडे, वागीशा, हरिप्रिया प्रतीक ने कहे सोए भजन में समा बांध दिया। नियति गुप्ता इत्यादि ने कबीर भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सभी कलाकारों को संस्था द्वारा कबीरदास जी का चित्र तथा प्राचीन कबीर मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और कबीर साहब से प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना महामारी था वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो। जो लोग कह रहे हैं तीसरी लहर आने वाली है तो वो ना आए, और इसके लिए हमने लगातार पूजा पाठ और अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।